Hello, dear bankers. Welcome to EduTap and welcome to JIB on the Go series. In today's lecture 59 हम डिस्कस करेंगे एथिक्स बिजनेस एथिक्स के बारे में और बैंकिंग में उनका क्या रोल है। तो JIB ऑन द गो सीरीज हम क्यों लेके आए थे कि 15 से 20 मिनट के रिकॉर्डेड सेशन देख के आप अपने JIB मई 2026 के अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं। तो अभी एग्ज़ाम बहुत ही पास है, तो आई होप आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। और इसी के साथ आपको एक फ्री बुक के बारे में पता होना चाहिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी बुक में मिलते हैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉरी, और उनको कैसे अप्रोच करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंस 2023 और आपके 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिनकी प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक। सबसे पहले हमने डिफरेंस समझना है एथिक्स और वैल्यू में। एथिक्स होता क्या है बेसिकली? देखिए, अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एथिकल है बिजनेस में, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर कोई कंपनी एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करेगी तो एथिकल क्राइसिस को ओवरकम कर पाएंगे और अपने बिजनेस की रिजिलियंस को मेंटेन कर पाएंगे। लोगों का भरोसा नहीं टूटेगा एक कंपनी से। अगर कंपनी एक बैड फेज में भी चल रही होगी तो वहाँ पे लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने एथिकल सर्विसेज प्रोवाइड की है। तो एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग में भी, क्योंकि बैंकिंग क्या है, आपका ट्रस्ट पे चलता है। बैंकिंग सेक्टर आपका ट्रस्ट पे चलता है। अब आप बैंकिंग प्रोफेशनल हो तो आपके लिए ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है जो होना ज़रूरी है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा के अपना काम करें, ऑनेस्ट हो, इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहे हो। अगर कोई एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता तो ग्लोबल इकोनॉमी तक इम्पैक्ट हो जाती है। मतलब अगर बैंक में कोई लोन पास कर दे, जैसे सब प्राइम बरोबर को लोन दिए थे, एक वो हुआ था, ग्लोबल रिसेशन आया था जब 2007-8 में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, केस स्टडी भी है। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैल्यू क्या होती है? हमारे लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ, हम क्या सोचते हैं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वालिटीज हैं जो हम चूज करते हैं टू एम्बॉडी टू गाइड वन एक्शन और कंडक्ट। आपको लगता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क से सक्सेस मिलती है, तो आपकी वैल्यू है। ठीक है, तो एथिक्स क्या है कि एक डील करना क्या गुड है क्या बैड है विथ मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस के साथ। तो ये क्या है? आपका सेट ऑफ प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स जो गवर्न करते हैं इंडिविजुअल और ग्रुप को। प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर होते हैं, इसमें ये फोकस किया जाता है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड और ought टू बी डन, क्या जरूरी है। तो डिग्री ऑफ राइटनेस और रॉन्गनेस आपको कौन बता रहा है? एथिक्स बता रहे हैं। तो एथिक्स सोसाइटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट हेल्प्स प्रिवेंट हार्म्स टू सोसाइटी और इंश्योर करते हैं कि आपके एक्शन अलाइन कर रहे हैं आपके एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स के साथ। ओके, फिर आपके एथिक्स एंड बिजनेस वैल्यू। बिजनेस एथिक, तो यहाँ पे हम बिजनेस एथिक की बात करेंगे। बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं? आपकी पॉलिसीज हैं जो कॉर्पोरेट एंटिटीज, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको गाइड किया जाता है स्पेशली रिगार्डिंग कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। अब फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज हैं, ये एनिमल टेस्टिंग करते हैं, राइट। अब अगर एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है तो ऑब्वियसली ये ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेंगे जो इनके बिजनेस को हार्म करे, चाहे इनको प्रॉफिट कम हो। अब जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है तो वहाँ पे एनिमल टेस्टिंग को अवॉइड करो। तो बिजनेस एथिक वहाँ पे इनको गाइड कर रहे हैं कि आपको ऐसी चीज़ों पे किस तरीके से जो है वो डिसीजन लेना है। तो क्या है? प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बिजनेस, किस तरीके से आप बिजनेस कैरी करोगे। गाइडलाइन है फॉर डीलिंग विद वेरियस प्रोसीजर एथिकली। और ऑन द अदर हैंड आपकी बिजनेस वैल्यूज क्या होती है? कोर प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स जो क्या गाइड करती है बिजनेस कैसे किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और एक्शन पे डिपेंड करती है। जो आपकी वैल्यूज होती है ना, इस पे ही सारा सिस्टम चलता है बिजनेस का। अगर वैल्यू है कि कस्टमर इज प्रायोरिटी, कस्टमर को सर्विसेज देना प्रायोरिटी है, तो वैसे ही आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे, वैसे ही सारे डिपार्टमेंट वर्क करेंगे और एथिक्स भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो अब ये देखना कि कोई एक्शन आपका एथिकल है या नहीं है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर सकता है? इन्वेस्टर्स का व्यू क्या है, कस्टमर क्या सोच रहे हैं आपके प्रोडक्ट को लेके, आपके इंटरेस्ट ग्रुप का क्या मानना है। तो इस पे भी डिपेंड करता है आप एथिकल हो कि नहीं हो, आपका एक्शन जो आप कर रहे हो वो एथिकल है या नहीं है। तो बिजनेस एथिक्स हेल्प करते हैं डिटरमाइन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस, कि आपके बिजनेस को सोसाइटी में एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। अब अगर एक कंपनी प्रोडक्ट अच्छे बना रही है बट वेस्ट नदी में बहा रही है, लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही है,
तो एथिकल नहीं मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो ओवरऑल लोगों के बारे में नहीं सोच रही, सोसाइटी को हार्म पहुंचा रही है। तो यहाँ पे लोग भी देखते हैं कि ये कंपनी जो है, इनके एक्शंस है क्या, क्या ये हमें उस लेवल तक की मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, अपने कस्टमर के बारे में, अपने एम्प्लॉयज के बारे में, और दे आर द प्रॉफिट मेकिंग ओनली। ओके, तो कुछ मिथ्स और रियलिटी भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे। बिजनेस एथिक्स को लेके मिथ्स ये हैं कि बिजनेस एथिक लोगों का बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं। लोग अपने फुल पोटेंशियल तक ना अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पाते, ऑब्स्ट्रक्शन है ये बिजनेस एथिक। रियलिटी कुछ और ही है। रियलिटी क्या है? बिजनेस एथिक का मतलब ये नहीं होता कि आप इंडिविजुअल्स को चेंज करना चाहते हो, बट वैल्यू और रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। आप ऑनेस्ट हो, आप इंटीग्रिटी के साथ काम करते हो, आप झूठ नहीं बोलते। अब आपको अगर सेल्स फिगर्स को मैनिपुलेट करने को बोल दिया जाएगा कि 50,000 तो आपको सेल हुई, आप थोड़ा सा इसको चेंज कर दो, 55 दिखा दो, तो टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम इसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लिया जाएगा। तो वहां पे आपके कन्फ्लिक्ट्स होंगे। आपकी वैल्यू आपको अलाउ नहीं करती झूठ बोलना, आप ऑनेस्ट हो, अपने काम के प्रति इंटीग्रिटी दिखाते हो, तो फिर आप ये चीजें अगर करोगे तो लॉन्ग टर्म तक आप उस ऑर्गेनाइजेशन में सरवाइव भी नहीं कर पाओगे। दूसरा मिथ क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ये बिलीव करती है कि लोगों को पता ही है कि किस तरीके से आप जो राइट और रॉन्ग के बीच में उनको अच्छे से पता है, तो ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? मतलब ऑलरेडी तो एथिकल है लोग, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो काम कर रहे हैं। बट कई बार क्या होता है ना, जब आप कॉम्प्लेक्स एथिकल डायलेमास फेस करते हो, तो मैनेजर्स ऑफन स्ट्रगल टू रिजॉल्व देम, कई बार उन्हें सॉल्यूशन ही नहीं मिल पाता। तो ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स उस टाइम पे उनकी हेल्प करते हैं इन इश्यूज को सॉल्व करने में। ठीक है, जैसे राइट और रॉन्ग के बारे में हर कोई बता सकता है, बट राइट एंड मोर राइट के बारे में बताना मुश्किल हो जाता है ना, तो उस टाइम पे आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये आपके एथिक्स हेल्प करते हैं। कुछ पीपल डिनाई करते हैं कि बिजनेस एथिक डिटरमाइन करें कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑपरेट करे, कि एक फैशन नहीं है आया और चला जाएगा। रियलिटी क्या है? बिजनेस एथिक प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट रोल इन डेली ऑपरेशंस और हेल्प करते हैं मैनेजर्स की इन एथिकल डिसीजन मेकिंग। ओके, फिर क्या है कि बिजनेस एथिक नया नहीं है कुछ भी, पहले से सबको पता होता है और नेचुरली लोग वही करते हैं। बट अगर आप बिजनेस एथिक फॉलो नहीं करोगे, वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड नहीं कर सकते। एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। आपने बोल दिया ऑर्गेनाइजेशन ऑनेस्टली काम करती है, कहाँ पे लिखा है? वेर इज द प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट? बताना पड़ेगा ना आपको। तो यू हैव टू टेल इट इन अ कोड ऑफ कंडक्ट। तो बिजनेस एथिक में ये मिथ है कि इट्स ओनली अबाउट द गुड मैनेजर मेकिंग राइट डिसीजन, बैड मैनेजर मेकिंग अनएथिकल डिसीजन। बिजनेस एथिक्स सभी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो गुड मैनेजर्स कैन मेक एथिकल डिसीजन। ठीक है, और सभी की एक ना कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो मैनेजर है बस उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एथिकल रहे। इट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरीबॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द गेट ऑफ द बैंक। अब सिक्योरिटी गार्ड वो वहां पे वो एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है, सबको पूछ रहा है कि आप बैंक में क्यों जा रहे हो, क्या आपका रीजन है, आइडेंटिटी वेरीफाई कर रहा है, तब जाने दे रहा है। वहां से स्टार्ट हो गया एथिक्स, और अप टू एवरी लेवल। ओके, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ethics cannot be managed directly. Ethics can be managed mostly indirectly ही through organizational priority. तो ये इंडिकेट क्या करती है? ऑर्गेनाइजेशन एथिकल वैल्यू। मिथ 7 क्या है कि बिजनेस एथिक्स सेम ही है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है। देखो सीएसआर जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ब्लड डोनेशन कैंप लगवा रही है, कोई आपकी हेल्थ चेकअप का कैंप लगवा दिया। ठीक है, ये सारा सीएसआर का पार्ट होता है। बट जो आपका बिजनेस एथिक है काफी ब्रॉडर है, और इट इज नॉट कन्फाइंड टू सीएसआर अलोन। सीएसआर तो उसका एक पार्ट हो गया, बिजनेस एथिक ब्रॉडर है, उसी का पार्ट है सीएसआर। ओके, तो कुछ मिथ्स थे। अब प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स की बात करें तो डिग्निटी, आपको ट्रीट करना है लोगों को रिस्पेक्ट के साथ, रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंस। ठीक है, एम्प्लॉय शुड नॉट बी व्यूड एज अ mere टूल्स, और कस्टमर को ट्रीट करोगे आप विद सेम रिस्पेक्ट यू एक्सपेक्ट, राइट। और आप एक्ट करोगे इक्विटेबल ऑनर मैनर्स में, फेयरनेस रखोगे आप डिसीजन मेकिंग में। ओके, आपको ट्रुथफुल और ट्रांसपेरेंट रहना है अपनी पूरी डीलिंग्स में, इंटीग्रिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो businesses must be honest with employees, customer, investors और others in financial and operational matters. तो आप इन सभी मैटर्स में ऑनेस्टी दिखाओगे। देन ओपननेस, आप सिर्फ जरूरी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो और नॉट हेडिंग क्रूशियल डिटेल। जो कस्टमर को पता होना चाहिए कि इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये हिडन चार्जेस हैं, वो सब कुछ बताना पड़ेगा आपको, छुपाना नहीं है कुछ भी। तो
जब आपकी रेपुटेशन है, गुडविल है, तो दैट्स एसेंशियल फॉर बिजनेस लॉन्ग टर्म सक्सेस। एक अच्छी रेपुटेशन आपकी कंपनी की क्या स्ट्रेंथन कर रही है? आपका मोरल, आपके बिजनेस को गुड बुक्स में रखती है इन्वेस्टर्स के, एम्प्लॉयज के और कस्टमर के। ओके। प्रूडेंस, यू हैव टू एक्ट विद केयर एंड कॉशन। आपकी प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग्स क्या इंश्योर करती है कि आपका बिजनेस एक्ट कर रहा है विद इन देयर लिमिट, और आप रिस्क अवॉइड करो जिसकी वजह से फेलियर हो सकता है। आप अच्छा खासा एक अपना रेस्टोरेंट बिजनेस चलाते हो, ठीक है, आपको ठीक ठाक इनकम हो रही है। अब आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे तो रियल एस्टेट में जो है इन्वेस्ट कर देना चाहिए, पर यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा प्रूडेंटली, केयर और कॉशन के साथ, कि क्या मेरे लिए सही डील रहेगी, मार्केट क्या है, उसकी कंडीशन, सब कुछ, कि अगर रेस्टोरेंट बिजनेस में ही अच्छा हो रहा है तो वहीं पे सही है। तो रिस्क को अवॉइड करने के लिए, जिसकी वजह से आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है, तो आप एक्ट करें केयर और कॉशन के साथ। कंसर्न रखो बाकियों के लिए। बिजनेस आपका डिपेंड करते हैं सोसाइटी के कॉपरेशन पे, तो एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी बिजनेसेस की क्या होती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयज के प्रति भी और कस्टमर के प्रति भी। तो एम्प्लॉयज का भी सोचो और कस्टमर का भी सोचो, मतलब आप ऐसे गलत प्रोडक्ट नहीं कस्टमर को डिलीवर करोगे, ठीक है, कस्टमर सर्विसेज आपकी बेटर होनी चाहिए। तो और साथ के साथ आप एम्प्लॉयज के लिए भी सोचोगे। एथिकल क्राइसिस बिजनेस में कैसे आते हैं? क्राइसिस होता क्या है? अनफोर्सिन इवेंट जो थ्रेट पोज करता है बिजनेस को, जैसे फ्रॉड हो गया, साइबर क्राइम, डाटा चोरी आजकल हो रहा है, बहुत ही कॉमन है क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो ये सारे अपने साथ जो ये चैलेंजेस भी आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ। बैंकरप्सी हो गई, एक्सटर्नल शॉक्स, क्या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, वॉर वाली कंडीशंस हो जाती, तो पड़ जाता ना पूरा का पूरा इफेक्ट, नेचुरल डिजास्टर हो गया। तो अगर आप ये क्राइसिस को मिसमैनेज करोगे तो क्राइसिस आपकी कंपनी का सर्वाइवल, रेपुटेशन, स्टेक होल्डर का ट्रस्ट सब डैमेज कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं एथिकल क्राइसिस की बिजनेस में। पहली आपकी प्री क्राइसिस स्टेज, जहाँ पे आपको प्रिवेंशंस करनी है और प्रिपेयर्ड रहना है। इस स्टेज में बिजनेस ऑपरेट करते हैं नॉर्मली, बट आपको प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई करना और मिटिगेट करना है रिस्क को। तो इसमें आप क्या स्ट्रेटेजीज अपनाओगे? एथिकल ऑडिट्स, रेगुलर चेक्स लेने हैं टू डिटेक्ट वीक एथिकल एरियाज, जैसे स्टेक होल्डर के रिलेशंस, प्रोडक्ट कंप्लेंट्स अगर बार बार आ रही है आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो उसको सॉल्व करो, उसको इग्नोर ना करो। आपको इंटरनल स्क्रीनिंग भी टाइम टू टाइम करनी है, आप इंप्लॉयज का बिहेवियर मॉनिटर करें, कुछ सस्पिशन लग रहा है आपको, कंप्लाइंसीज देखे, ऑपरेशनल रिस्क को आइडेंटिफाई करें। यहाँ पे हुआ नहीं है क्राइसिस, बट आप पहले से प्रिपेयर हो, ठीक है, आप नॉर्मली अपना काम करे जा रहे हो, बट आप स्टेप ले रहे हो कि ऐसी कुछ कंडीशन ना हो जाए जिसकी वजह से हमें क्राइसिस का सामना करना पड़े। आप एक्सटर्नल मॉनिटरिंग रखोगे, जैसे फ्रॉड, मार्केट डाउनटर्न हो रही है, रेगुलेटरी चेंजेस हो गए, ये सब कुछ आप पूरा प्रॉपर चेक रखोगे टाइम टू टाइम प्रोएक्टिवली, राइट। विसल ब्लोअर पॉलिसी, आप एनकरेज करोगे एम्प्लॉयज को, पब्लिक को, कि रिपोर्ट करो अनएथिकल एक्ट, कोई ब्राइब ले रहा है, फ्रॉड कर रहा है, पॉलिसी वायलेशंस अगर हो रही है, तो वो आप एनकरेज करोगे। प्रोटेक्ट करना है विसल ब्लोअर को कि उसको कोई जॉब से ना निकाल दे, उसके खिलाफ कोई एक तरीके से एक्शन ना ले ले, और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाती है। विसल ब्लोअर पॉलिसी के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये आपका प्री क्राइसिस स्टेजेस में किया जाता है। देन क्राइसिस, अब वो हो गई है, मतलब जैसे एक इवेंट हो चुका है, साइबर अटैक हो गया, मेजर स्कैंडल हो गया, मेजर बोरोवर डिफॉल्ट, जैसे इंडिया में भी काफी स्कैंडल्स हुए हैं, बोरोवर ने डिफॉल्ट किया और भाग गए अब्रॉड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अर्जेंट एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो एथिकल लीडर्स के रोल क्या है? जो लीडर होते हैं, फटाफट क्राइसिस को रिकॉग्नाइज करो, स्टेक होल्डर को भी अलर्ट कर दो, मीटिंग बैठाओ, क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान एक्टिवेट करो, रिस्पांस टीम असेंबल करो और मिनिमाइज करो जितना कम डैमेज हो जाता है। अब ये तो पता चल गया कि क्राइसिस हो गया, अब एक्शन क्या होना चाहिए कि मिनिमाइज करो, कितना कम डैमेज हम जो है कर सकते हैं, मतलब उसको सेव कर सकते हैं, वो करना चाहिए। सीईओ लीड करेगा कम्युनिकेशन, मीडिया में आके बताएगा कि स्टेक होल्डर का ट्रस्ट बना रहे कि हम इस क्राइसिस में हैं, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट, और हम जल्दी ही इस क्राइसिस से बाहर निकलेंगे। ओके। फिर आपकी पोस्ट क्राइसिस स्टेज क्या होती है? यहाँ पे आप रिकवरी और रीबिल्डिंग कर रहे हो। एनालिसिस, अकाउंटेबिलिटी, आप इन्वेस्टिगेट करोगे रूट कॉज क्या था, किस वजह से ये जो साइबर अटैक हुआ, मेजर बोरवन ने डिफॉल्ट किया, क्या था? गवर्नेंस फेलियर था, एथिकल लैप्सेस थे। तो आप रेपुटेशन रिपेयर में इस जो स्टेजेस पे काम करोगे। आपको लोगों का ट्रस्ट जीतना है। आप फिर से कैसे करोगे? ट्रांसपेरेंसी, करेक्टिव एक्शंस, जैसे नेस्ले मैगी प्रोडक्ट है हमारा, बहुत ही पॉपुलर इंडियन मार्केट में, नूडल्स मार्केट में दे आर द मार्केट लीडर्स। तो एक टाइम पे क्या हुआ था,
इसमें बोला गया था कि आर्सेनिक कंपोनेंट्स इसमें पाए जाते हैं, नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो इन्होंने पहले तो एक्शन नहीं लिया, फिर इनको लगा कि हमारे मार्केट शेयर कम हो रहे हैं, ऑल्दो दे वर लीडर, तो लोगों ने कंज्यूम करना बंद कर दिया, सेल इनकी डिक्लाइन होगी। तो हाउ दे वन द ट्रस्ट अगेन, तो इन्होंने रीबिल्ड किया ट्रस्ट थ्रू ट्रांसपेरेंसी। इन्होंने सैंपल्स की वीडियोस दिखाई कि दीज आर सैंपल्स पब्लिक में, ठीक है, और करेक्टिव एक्शंस लिए, तो लोगों का ट्रस्ट जीता इन्होंने, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन अगेन। कि अगर एक बार रेपुटेशन जो डैमेज हो जाती है उसको रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो कई बार क्या होता है, आपको लीडरशिप चेंजेस करने पड़ते हैं, वो ज़रूरी होते हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो और आप फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर पाएँ। कई बार क्या होता है कि लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं, आप इंप्लीमेंट करते हो स्ट्रॉन्गर एथिकल पॉलिसीज की रीअकरेंस ना हो अगेन एंड अगेन। ओके। अब क्या इंपॉर्टेंस है और क्या नीड है एथिक्स की बैंकिंग में, तो आपने बिल्ड करनी है क्रेडिबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट। बैंक कैन ओनली ऑपरेट सक्सेसफुली अगर कस्टमर और इन्वेस्टर ट्रस्ट करते हैं उन पे। एथिकल बिहेवियर क्या इंश्योर करता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और प्रिवेंट करता है क्राइसिस को, जैसे बैंक्स रन, है ना, फ्रॉड स्कैंडल, ये सारी चीजें। आप मॉरल डायलेमा के साथ डील करना जानते हो। बहुत सारी ग्रे एरियाज आपको सॉरी फेस करने पड़ते हैं कि आप एक रिस्की लोन अप्रूव करो या नीडी बोरोवर को रिजेक्ट करो। अब इन दोनों कंडीशंस में आप क्या सिलेक्ट करेंगे, तो जब आप एक स्ट्रॉन्ग एथिकल फ्रेमवर्क फॉलो करते हो बैंक में भी, तो आप फेयर डिसीजन ले पाएंगे। जब आपको रूल से क्लैरिटी नहीं मिल रही, रूल्स अनक्लियर और कई बार ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, तो अगर आपका एथिकल फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग है तो यू विल बी एबल टू टेक अ फेयर डिसीजन। तो आपको प्रोटेक्ट करनी है रेपुटेशन और गुडविल। अनएथिकल एक्शन जैसे आपके फ्रॉड, इनसाइडर ट्रेडिंग, वो डिस्ट्रॉय करते हैं बैंक की रेपुटेशन, ठीक है। तो एथिकल प्रैक्टिसेस क्या इंश्योर करती है कस्टमर की लॉयल्टी और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहता है। अब एथिकल फाउंडेशन ऑफ बैंकिंग क्या है, कोड ऑफ एथिक्स प्रिवेंट करते हैं मिसकंडक्ट, जैसे आप अप्रूव करो अनक्वालिफाइड लोन जिसकी वजह से डिफॉल्ट हो जाते हैं, कि सब प्राइम लोन आपने क्या कर दिए, आगे पास कर दिए, ठीक है। मतलब जिनके पास कोलेटरल था भी नहीं, जो रिस्की बोरोवर थे, उनको भी आप लोन दे रहे हो, तो इससे क्या है, डिफॉल्ट होते हैं। तो आप जानबूझ के डिले कर रहे हो लोन प्रोसेसिंग कस्टमर को एक्सप्लॉइट करने के लिए, विच इज नॉट गुड ना। तो यहाँ पे आप ये वाले मिसकंडक्ट प्रिवेंट कर पाओगे अगर आप कोड्स ऑफ एथिक्स फॉलो करते हो। करप्ट लैंडिंग प्रैक्टिसेस, फेवरेटिज्म, ब्राइब्स लेना, स्ट्रॉन्ग एथिक्स एक्ट करते हैं एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल, अवॉइड की जाती है लीगल पेनल्टीज और फाइनेंशियल लॉसेस। ओके, अगर आप एथिकल हो एक बैंकिंग में, तो प्रिंसिपल ऑफ एथिकल बैंकिंग क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या है, कॉन्फिडेंस इन पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और स्टेटमेंट। बैंकिंग में ट्रस्ट वर्दीनेस का मतलब क्या होता है कि आप अपनी डीलिंग में ट्रूथफुलनेस दिखा रहे हो। इंटीग्रिटी, एक्ट करना विद ऑनेस्टी और फेयरनेस के साथ। अवॉइड करना इमोरल ट्रीटमेंट ऑफ बिजनेस पार्टनर। न्यूट्रलिटी, बायस बिहेवियर आप अवॉइड कर रहे हो डिसीजन मेकिंग में। रिलायबिलिटी, आप एक्यूरेट क्लियर टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, बिल्कुल आप अपने डीलिंग में अच्छे से काम करते हो। ट्रांसपेरेंसी सबसे इंपॉर्टेंट, तो क्लियरली कम्युनिकेट करोगे आप, राइट। ऑब्लिगेशन, रिस्क, कॉस्ट कस्टमर को, कस्टमर से कुछ भी छुपाना नहीं है। अगर आप एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो ऐसा नहीं हो कि बाद में उनको पता चल रहा है कि ठीक है हमें तो ये चार्जेस पे करने थे। तो ऑनेस्टी रखो, बायस्ड बिहेवियर भी अवॉइड करो, और क्या करो, डिलीवर करो एक्यूरेट क्लियर टाइमली इंफॉर्मेशन, राइट। फिर एथिकल फाउंडेशन ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल, आपकी कोर ड्यूटीज क्या रहती हैं, यू हैव टू बी फॉलो द इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी रखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी थॉट प्रोसेस उस तरीके से काम करनी चाहिए, आपकी ह्यूमन वैल्यूज हो, लीडरशिप आप दिखाए, और उसी के अंदर आपकी की ऑब्लिगेशंस क्या, आपको लीगल कंप्लायंसेस फॉलो करने हैं। आप इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी दिखाओ। रेपुटेशन प्रोटेक्शन, एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड जो है सोशल मीडिया पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गलत लिख रहा है, गलत बोल रहा है, तो इट्स योर ड्यूटी कि आपने उसकी अपनी कंपनी की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना है। आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो अगर आप एथिकल एम्प्लॉय हो, तो ऑब्वियसली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करोगे, ना कि उसकी रेपुटेशन को स्पॉइल करोगे। ओके। अब हम कुछ केस स्टडीज भी इसमें ही डिस्कस करेंगे। तो एक एनरॉन स्कैंडल हुआ था जो आपकी बुक में ही है, और इनसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। 2001 में एक हाउसलैंड बेस्ड कमोडिटीज एनर्जी और सर्विस कॉरपोरेशन थी, ठीक है। हुआ क्या, शेयर होल्डर का पैसा डूब गया, 74 बिलियंस। बहुत सारे एम्प्लॉयज इन्वेस्टर्स को क्या हो गया, उनके रिटायरमेंट अकाउंट खाली हो गए, सब बहुत सारे एम्प्लॉयज की जॉब चली गई। मेन कल्प्रिट कौन था, सीईओ ही।
जेफ स्काइंग ऑन फॉर्मर सीईओ केन ले। क्या किया इन्होंने, जो आपका डेबिट था ना, बैलेंस शीट में दिखाया ही नहीं, उसको बाहर ही रखा, अच्छा-अच्छा दिखा दिया, क्लीन-क्लीन बैलेंस शीट दिखा दी, क्योंकि डेबिट पे करने वाला है नहीं, जबकि बहुत सारा था पे करने के लिए। पकड़े कैसे गए? जो उनकी कंपनी में एक महिला काम कर रही थी, इंटरनल व्हिसल ब्लोअर, उन्होंने व्हिसल ब्लो की। इट मीन व्हिसल ब्लो करने का मतलब क्या होता है कि आप कंप्लेंट कर रहे हो, ठीक है? तो उन्होंने बताया, शेरन वॉटकिंस ने, कि ये चीज़ें कंपनी के अंदर चल रही हैं। तो कैसे पता चला कि हाई स्टॉक प्राइसेस हो गए, जिसकी वजह से सस्पिशन जो है वो अराइज़ हो गया, और बाद में पूरा सब कुछ पता चल गया कि ये लोग तो ऐसे कर रहे थे। अब फन फैक्ट क्या था, फॉर्च्यून मैगज़ीन ने एनरॉन को अमेरिका की सबसे इनोवेटिव कंपनी का अवार्ड दे रहे थे वो फॉर 6 इयर्स प्रायर टू स्कैंडल। और इस केस से हमें क्या सीख मिल रही है कि जरूरी नहीं कि कोई चीज अगर अच्छी दिख रही, कोई कंपनी अच्छी दिख रही है और इंटरनली क्या चल रहा है, तो डजंट मीन कि वो एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे होंगे। तो ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करने की वजह से इनकी कंपनी डूब गई। ओके, ये तो अमेरिका का था। और फिर एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे ग्लोबल लेवल पे। ये ना ऐसे क्राइसिस थे कि जिनका इफेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा गया था, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में भी आपकी आईटी जो सेक्टर था, पूरा का पूरा ठप ही हो गया था, जॉब्स नहीं मिल रही थी। जो लोग पढ़ के पास आउट हो रहे थे उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी उस टाइम पे, ड्यू टू दिस क्राइसिस। तो क्या हुआ, हाउसिंग बबल फ्यूल्ड बाय इजी मनी। क्या हुआ था एक्चुअल में, लो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलना स्टार्ट हो गया 2000 में, जिसकी वजह से यूएसए में हाउसिंग बूम आ गया। बैंक्स ने, गलती बैंक्स की थी, जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने क्या किया, हाई रिस्क सब प्राइम लोन देना स्टार्ट कर दिया। हाई रिस्क सब प्राइम लोन कौन से होते हैं कि लोगों के पास कोलेटरल तो है ही नहीं, पैसा पे करने की कैपेबिलिटी भी नहीं है, तो भी आप उनको लोन दे रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो गया कि उनके होम प्राइसेस इन्फ्लेट हो गए और स्पेकुलेटिव बोरोविंग होने लगी। तो ये बबल इतना इतना फूला कि बस्ट तो होना ही था। तो क्या हो गया, डिफॉल्ट कब स्टार्ट हुआ, 2007 में। लोग नहीं चुका पा रहे थे अपना लोन, और बैंक भी पैसे रिकवर ही नहीं कर पा रहे थे। जब प्राइसेस बढ़ गए तो कौन खरीदेगा घर को, जो उन्होंने होम लोन लिए घर खरीदे, तो उनको वापस कौन खरीदेगा? ठीक है, तो बैंक्स अपना अमाउंट रिकवर ही नहीं कर पा रहे थे। तो लेमैन ब्रदर कोलैप्स हो गया, बहुत ही बड़ा बैंक। उसकी वजह से जब इतना बड़ा बैंक कोलैप्स हो जाए तो ऑब्वियसली वाइड स्प्रेड पैनिक तो क्रिएट होगा ही होगा कि बैंक कैसे कोलैप्स हो जाता है, कैसे हो सकता है, सॉरी नॉट हो जाता है, कैसे हो सकता है, क्योंकि इट वाज द बिगेस्ट बैंक, मतलब वहां पे। तो अगर यही कोलैप्स हो जाए तो फिर तो सब जगह पैनिक क्रिएट हो गया। इसकी वजह से डीप ग्लोबल रिसेशन देखने को मिला, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, और गवर्नमेंट ने फिर एक्शन लिया, गवर्नमेंट ने इस पे वर्कआउट किया और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लेके आया, डॉट फ्रैंक वगैरह। तो चेंजेस करके जो है इस क्राइसिस से थोड़ा वो बाहर निकले। पर यहाँ पे आपको इस बार क्वेश्चन क्या पूछा गया था नवंबर 2025 में, कि व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ये था कि उन्होंने हाई रिस्क सब प्राइम लोन पास करना स्टार्ट कर दिए लोगों को, जिसकी वजह से होम प्राइसेस जो इन्फ्लेट हो गए और स्पेकुलेटिव बोरोविंग्स होने लगी। ओके, इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, सत्यम की, सत्यम कंपनी थी इंडिया में, जैसे एनरॉन था ना वैसे इन्होंने किया, सीईओ ही इन्वॉल्व था, रामलिंगम राजू, जो कि इसके फाउंडर थे, चेयरमैन थे, उन्होंने ही डिफॉल्ट करना स्टार्ट किया। सत्यम कंप्यूटर्स थी आपकी, बहुत अच्छी आईटी कंपनी थी, काम करती थी अच्छे से, आईटी में थी। बट अब रामलिंगम राजू ने अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखना स्टार्ट कर दिया, उसको लगा कि रियल एस्टेट बूम पे है, पे चलो इसमें इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो व्हाट ही डिड, he purchased lot of properties in the name of his family members, relative, even the people who were working there, मतलब जो माली वगैरह थे, जो उनके घर में थे काम करने वाले जितने भी, उनके नाम पे भी दिखा दिया प्रॉपर्टीज। तो क्या किया उन्होंने, 7,000 करोड़ को फॉल्सिफाई कर दिया और रेवेन्यूज को। ठीक है, तो पकड़े कैसे गए, फेल्ड एक्विजिशन ऑफ मेटर्स एंड प्रॉपर्टी। मतलब ये क्रैश एक तरीके का एनरॉन के जैसे ही सिमिलर सा है। मेटस, सत्यम का अपोजिट क्या है, मेटस। तो अपनी ही सिस्टर कंसर्न में दिखा रहे थे कि यहाँ पे हमने एक्विजिशन किया है, जबकि वो था नहीं। तो इन्होंने फेक इनवॉइसेस क्रिएट किए, डमी बैंक अकाउंट्स बनाए, गवर्नमेंट फेलियर हो गया, ऑडिटर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिस्ड रेड फ्लैग, टॉप मैनेजमेंट क्या अपना पर्सनल गेन देखने लगी।
तो क्या लिए गई रेमेडीज गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किया बोर्ड, और टेक महिंद्रा के द्वारा रेस्क्यू किया गया इस कंपनी को, टेक महिंद्रा ने टेक ओवर कर लिया, और रामलिंगम राजू को जेल भी हुई थी। तो स्ट्रिक्ट सेबी ओवरसाइट्स जो है इस पे फॉलो की गई थी। ऑडिटर जो था, इतना फेमस ऑडिटर पीडब्ल्यूसी, इनको बैन कर दिया गया 2 साल के लिए कि तुमसे कैसे ये रेड फ्लैग जो है वो छूट गया, तुम्हारी गलती है यहाँ पे एज ऑडिटर, तुम्हें चेक करना चाहिए था। तो ओवरऑल लेसन हम क्या सीखते हैं ये केस स्टडी से? एथिक्स स्टार्ट होते हैं आपके टॉप लेवल से। टोन, कल्चर, ओवरसाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है। स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल, एक्सटर्नल ऑडिट्स भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो किसी भी केस स्टडी के ऊपर पूछा जा सकता है, आपको बेसिक आइडिया तो पता होना चाहिए कि ये केस स्टडी में हुआ क्या क्या है। अब आपकी आईटी सर्विस कंपनी कंसीडर करिए एक्वायरिंग रियल एस्टेट सब्सिडरी, कि आप बिजनेस को वेरीफाई डाइवर्सिफाई करना चाहते हो। तो एक्विजिशन में क्या जाएगा? सिग्निफिकेंट कैश आउटफ्लो, डेट जनरेट हो जाएगा। तो सत्यम के एक्सपीरियंस पे बेस्ड आपका प्राइम कंसर्न क्या होना चाहिए? क्या एक्विजिशन अलाइन कर रहा है कोर बिजनेस कॉम्पिटेंसी के साथ, या पोटेंशियल फॉर इमीडिएट रेवेन्यू ग्रोथ, या मार्केट रिएक्शन एंड स्टॉक प्राइस इम्पैक्ट, या आपके कंप्लाइंसेस करने हैं विद ऑल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर करो। तो ये प्राइमरी जो है वो कंसर्न होना चाहिए था कि ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोजर करो। जैसे अभी आपकी जेईबी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कम टाइम रह गया है। सेल्फ प्रिपरेशन अभी करना पॉसिबल नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है कि आपको एक कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक आपका बैंकर कैप्सूल कोर्स है अभी जो करंट, मतलब आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो 5 रिकॉर्डिंग्स देख के आप ये जो है अच्छे से तैयारी कर पाओगे, मतलब आप 50 मार्क्स तो ले पाओगे जो आपको चाहिए होते हैं। फिर आपका है सुपर क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसका बैच 3 जो है वो लॉन्च हो चुका है। तो ये क्या है, आपका 2.5 घंटे की मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस होती हैं आपकी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करवाए जाते हैं। अगर आपकी लाइव क्लास मिस भी हो जाती है, नो वरीज, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। बाकी आपको कॉन्सेप्ट नोट्स, ये सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ मिल रहा है फ्लैट 78% के ऑफ के साथ। तो सुपर 78 यूज करना है। तो देर वॉज अ क्वेरी ऑफ स्टूडेंट इन वन ऑफ द वीडियो प्राइसेस को लेके, तो आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू कि डिस्काउंट है यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, यू हैव टू यूज अ कोड, जैसे यहाँ पे कोड लिखा है सुपर 78। ओके, तो दिस इज द कोड यू हैव टू यूज। तो आपको 792 में सिर्फ बैंकर कैप्सूल कोर्स मिल रहा है इंडिविजुअल, कंबाइंड 4 सब्जेक्ट्स का 2420 में। ओके, और मास्टर टेस्ट सीरीज भी हमारी है, मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस, अब आपकी प्रिपरेशन हो गया, आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। इसमें सॉल्व पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फ्लैट 78% ऑफ के साथ सुपर 78 कोड यूज करना है। तो मास्टर कोर्स में ना आपको डिटेल स्टडी करवाई जाती है। तो अगर आप नवंबर को टारगेट कर रहे हो तो आप मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो कि आपकी टाइमली प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलती हैं, साथ में लाइव क्लासेस मिलती हैं, नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ। अब कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले आप ट्रायल देखना चाहते हो तो विद जस्ट रुपीज 1 वो आप देख सकते हो। बाकी मैं बताना चाहूंगी मेंटर टॉक के बारे में। हर 15 दिन में हमारी एक मेंटर टॉक रहती है, जिसमें ना आप अपने मेंटर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। अब जैसे जैसे एग्जाम का टाइम आ रहा है तो आप एंशियस फील कर रहे हो उन्हें कि कुछ भी नहीं पढ़ा, टाइम ही नहीं होता, कहाँ से स्टार्ट करें, वो सब चीज़ें। बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, और मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर JIB May 2026 एग्जामिनेशन।